हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य आईएएस। दिव्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत उपाध्याय है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, जो आप सभी के यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, उस विषय के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारतीय इतिहास विषय के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और भारतीय इतिहास विषय की जो कक्षा होगी, जो उसकी क्लासेस होंगी, जो उसके लेक्चर्स होंगे, वह आपके लिए अब उपलब्ध होंगे आपके दिव्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग पूर्णतः बात करेंगे कि हमको कैसे जो है हिस्ट्री को अप्रोच करना है, हिस्ट्री सब्जेक्ट को हमको पढ़ना कैसे है, उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग क्या होगी, और अन्य सभी वह महत्वपूर्ण बातें जो आपको किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में, आपके जहन में आती हैं। उन सभी बातों का डिस्कशन प्रायः आज की कक्षा में हम लोग करेंगे और फिर हम लोग जो है कल की कक्षा से स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स को, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से भारतीय इतिहास को शुरू करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो यह कोर्स है भारतीय इतिहास विषय का, यह कंप्लीटली डेडिकेटेड है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य जितने भी कमीशन हैं स्टेट लेवल के, जिनके परीक्षाओं में भारतीय इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह कोर्स होगा। और यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वह यूपीएससी का हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस का या किसी अन्य कमीशन का भी, जहां पर आपसे इतिहास खंड से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, इस कोर्स को अगर हम मेनली देखें तो बिल्कुल यह सेंट्रिक है यूपीएससी। मानक जो इसका एक आप कह सकते हैं कि जो इसका मानक एग्जाम है जिसको लेकर हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, वह आपका यूपीएससी का एग्जाम है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके किसी भी एग्जाम में अगर भारतीय इतिहास पूछा जाता है तो उन सभी परीक्षाओं में यह कक्षा बेहद रूप से आपके लिए सहायक होगी। इसी के साथ आप लोग एक बात को और ध्यान रखिएगा कि यह जो कक्षा है कंप्लीटली ओरिएंटेड है प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हम लोग इस कक्षा को शुरू कर रहे हैं। और यह कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप भारतीय इतिहास खंड को या भारतीय इतिहास का जो विषय है उसको अपने प्रारंभिक परीक्षा में कैसे तैयार करें, कैसे ग्रिप करें और क्या आपको पढ़ना चाहिए, उसके लिए इस कोर्स को डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले किसी कोर्स को या किसी विषय को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एक कॉमन सा क्वेश्चन उठता है कि सर, इस सब्जेक्ट की प्रासंगिकता कितनी है। हमारे एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हैं, उसमें इस खंड से प्रश्नों की प्रासंगिकता कैसी है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं, जटिल होते हैं, आसान होते हैं, कठिन होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं। ऐसे कई सारे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आते होंगे। दोस्तों, आज की कक्षा में सबसे पहले हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके दिमाग में किसी भी कोर्स को पढ़ने से पहले आ सकता है। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी विषय का जब हम जो है तैयारी बहुत सटीक तरीके से करना चाहते हैं, तो हम पहले क्या पता करते हैं कि इस विषय का सिलेबस क्या है। ठीक है, इस विषय से प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। तो अगर हम लोग यूपीएससी परीक्षा को केंद्र में रखकर बात कर रहे हैं तो हमारे पास यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम में भारतीय इतिहास विषय से या इतिहास खंड से कितने प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्ष में। उसी के आधार पर आप अपने तैयारी को इस विषय के लिए जो है ऑर्गेनाइज करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इतिहास विषय है उससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा में। यहां पर यह जो है डेटा आपको साझा किया जा रहा है। दोस्तों अगर हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो आप देखेंगे आपके समक्ष जो आंकड़ा दिया गया है ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है 2011 से लेकर 24 तक, और यहां पर 2022 से लेकर 24 तक इस कलर से इंडिकेशन है। दोस्तों अगर हम सबसे पहले 2011 से लेकर 24 तक अगर प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास खंड को कला एवं संस्कृति से जोड़कर प्रश्नों को देखें तो आप पाएंगे कि एवरेज जो है इतने वर्षों में 2011 से लेकर 24 तक जितने भी आपके परीक्षा हुए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के, उनमें आर्ट एंड कल्चर का जो वेटेज है वो 2% है। 100% या 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है तो आप देखेंगे इसमें जो आर्ट एंड कल्चर का जो है प्रतिशतता है वह 2% है। तो अब आपके पास यह जरूर इस बात का अनुमान हो गया होगा कि हमारे परीक्षा में जो कला एवं संस्कृति विषय है उससे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार हम जब इतिहास की बात करते हैं तो आपके सिलेबस पर आप नजर डालेंगे, यहां पर आपका प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस जो है दिया गया है, जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है और 2 है। ठीक है, यहां पर मुख्यतः अगर पेपर 1 की बात करें तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है करंट इवेंट, और दूसरा पॉइंट जो आपके सिलेबस में लिखा है यह लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यह आपका सिलेबस है हिस्ट्री का, इससे ज्यादा कुछ भी डिकोडिंग नहीं है आपके नोटिफिकेशन में या यूपीएससी के द्वारा। अब आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर लिख दिया गया तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपसे जब भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह आपके एंशिएंट हिस्ट्री से होंगे, आपके मेडाइवल हिस्ट्री से होंगे, आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। ठीक है, इतने जो है विषय से आप देखेंगे तो आपके जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं। दोस्तों यहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इस पर विशेष रूप से बल दिया गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात अगर हम करें तो यह जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप करने की आवश्यकता होगी। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हिस्ट्री में आपसे एंशिएंट हिस्ट्री की जब बात की जाए तो यहां पर 2011 से लेकर 2024 तक जो प्रश्न पूछा गया उसकी प्रतिशतता 6% है। टोटल 6% क्वेश्चन जो है आपके एंशिएंट हिस्ट्री से 2011 से लेकर 2024 के बीच में पूछे गए हैं। इसी प्रकार आप मेडाइवल हिस्ट्री पर आएंगे तो 2%, इसी प्रकार मॉडर्न पर आएंगे तो 7%। यह कुछ आंकड़ा है आपका 2021 से लेकर 24 तक। अगर कुल वेटेज हम देखें आर्ट एंड कल्चर सहित भारतीय इतिहास खंड का तो आप देखेंगे कि यहां पर लगभग 17% जो है प्रश्न आपके इसी खंड से पूछे जा रहे हैं। और यहीं पर अगर हम 2022-24 2 वर्षों के अगर आंकड़े की बात करें तो आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से 1%, 7% एंशिएंट हिस्ट्री से, और मेडाइवल हिस्ट्री से 3% और मॉडर्न हिस्ट्री से 3%। तो यहां पर कुल अगर आंकड़े की बात करें 2 वर्षों में 2022, 23, 24 3 वर्षों की अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि जो वेटेज है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में वह आपका लगभग 14% है। और एक बहुत बड़ा बदलाव और आपको देखने को मिल रहा है इन 3 वर्षों के पेपर को अगर आप गौर करके देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न, इन तीनों के जो है ग्राफ पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री की जो प्रश्नों की संख्या पूछे जाने की प्रवृत्ति है वह 3 सालों में बढ़ी है। इसी प्रकार आप देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के भी प्रश्न जो है 1% बढ़े हैं, और इसी प्रकार आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या आपको 3% तक 4% तक कम आपको देखने को मिल रही है।
तो यह आंकड़ा आपको यह जो है संदर्भित कर रहा है कि आपके एग्जाम में इस खंड से वेटेज कितना है और अभी ट्रेंड क्या है पेपर का। ठीक है, तो यह तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर है, यह इतिहास विषय का, इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात हो गई। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम सिलेबस को देख लिए, हमने अपने एग्जाम में, अपने परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देख लिया कि कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो तुरंत हमारे मन में एक और बात आती है कि सर हम कैसे इसको ग्रिप करें, कैसे इसको पढ़ें, कैसे इसको तैयार करें। तो इसके संदर्भ में मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर होल अप्रोच डेवलप किया गया है, जिसको आप देखकर, समझकर अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को एक सही दिशा दे सकते हैं। मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ही बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर जो है, जो सब्जेक्ट हैं, उनकी अगर हम स्पेसिफिक तौर से बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन है तो उसी के अंदर ही, तैयार तो आपको उसी के अनुरूप करना है एग्जाम के परिदृश्य से ही। तो अगर यहां पर हम किसी एग्जाम की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेबस डिकोडिंग। तो हमें अभी इतिहास विषय जैसे हम लोगों को तैयार करना है, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी हो गया है कि जो सिलेबस है उसमें प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं और एग्जैक्ट सिलेबस क्या दिया गया है, किस बात पर एम्फेसाइज किया गया है। इसके अलावा आपको जो मैनेजेबल पार्ट्स है इसके, यह सीखना होगा। तो यह तो जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब इस पर विशेष रूप से गौर करेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे तो जब हम सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं तब दूसरे नंबर की चुनौती हमारे पास आती है कि इसका स्टडी प्लान कैसा हो, इसका स्टडी प्लान कैसा हो। तो हमेशा आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी एग्जाम की, जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, और डेली का गोल उस सब्जेक्ट को लेकर या उस विषय को लेकर होना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो यहां पर तीन बातें निकल कर आई स्टडी प्लान पर कि क्रिएटिंग जो है स्ट्रक्चर्ड स्टडी आपकी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास डेली जो है प्लान और गोल होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि इसके साथ साथ टाइमलाइन भी होनी चाहिए कि हमको इस सब्जेक्ट को या इस चैप्टर को इतना अवधि तक पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइमलाइन नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है और इस तरह से डेली का गोल नहीं है, तो आप फिर सिस्टमेटिक तरीके से जो अपनी स्टडी है उसको ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको होना चाहिए किसी भी विषय या किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले। इसके बाद जब आपके पास ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट को पढ़ेंगे किसी टीचर के द्वारा, किसी पुस्तक के द्वारा, किसी मेंटोर के द्वारा, सेल्फ, यही तरीका है पढ़ने का। तो मेरा यह कहना है कि जब भी आप किसी भी विषय को पहली बार पढ़ रहे हैं तो 100% आपकी यह कोशिश होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट को, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को किसी टीचर के द्वारा ही जो है तैयार करें। सेल्फ पहली बार जो है तैयार करने में थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं, खासकर जब स्टैंडर्ड लेवल पर सब्जेक्ट को तैयार करते हैं। एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आपके स्टैंडर्ड के लेवल से हाई हो। वह तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है, और ऑलरेडी आप 12वीं ग्रेजुएशन करके आप इस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए या एनसीईआरटी के अध्ययन के लिए मुझे लगता है कि खुद से जो है सबसे ज़्यादा
अच्छा होगा, बेनिफिशियरी होता है पढ़ना। और अगर उनको रियल में उन शब्दों में या उनका बेसिक बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर वीक रहा हो तो आप इसकी भी कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप एनसीईआरटी को खुद से तैयार करें, देन आप जो है किसी टीचर या किसी जो है मेंटोर का सहारा लें अपने कोर सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, जो इतिहास विषय आपका सब्जेक्ट है, जो इतिहास खंड आपका आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है उसकी तैयारी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको यह समझ में आया होगा कि जो हमारी तैयारी है वह उसका एक जो स्ट्रक्चर्ड मैनर है वह किस तरीके से होना चाहिए, है ना। अब अगली बात आपके समक्ष है कि जब आप किसी टीचर से, किसी मेंटोर से, किसी भी व्यक्ति से आप सब्जेक्ट को ग्रिप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब आपके पास आता है सॉल्विंग पीवाईक्यूज। क्या है पीवाईक्यूज? तो जो लोग थोड़ा सा पहले से अच्छे से काम किए होंगे उनको समझ में आ गया होगा मेरी बात। जब आप सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं या जब आप पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट को, जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का जो है पाषाण काल, तो अब आपके पास पाषाण काल पढ़ते समय ही उससे पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वह होने चाहिए। तो आपके पास पीवाईक्यूज होने चाहिए और उसको जो है जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट वाइज किसी एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को ग्रिप या उस चैप्टर को ग्रिप कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज तैयार करना है, आवश्यक होता है। ठीक है, यह क्या करता है, जब आप पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं तो सबसे पहले तो एक मान लीजिए आपको आइडिया है थोड़ा बहुत, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ये यहाँ से पूछा गया, ये यहाँ से, लेकिन यह आपको और इनरिच करता है किस चीज के लिए, यह आपको इनरिच करता है एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा, अगर पाषाण काल से प्रश्न पूछे गए तो उनकी प्रवृत्ति कैसी रही। यह अप्रोच आपको कब डेवलप हो पाएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने तैयारी के दौरान ही। इसके साथ साथ यह आपको जो टॉपिक हैं, जो प्रश्न हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और यह जो है फोकस करता है आपके सब्जेक्ट पर कि इस सब्जेक्ट को हमको कितना जो है पढ़ना है, कैसी इसकी टाइमलाइन होनी चाहिए और किस अनुरूप जो है इसको हमको तैयार करना चाहिए। तो यह सारा जो है आपको जो सुविधाएं मिलेंगी वह जब आप सॉल्विंग पीवाईक्यूज पर या पीवाईक्यूज पर जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको जब आप सॉल्व करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए तो आपके पास अब ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, आपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, तब आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। अब जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका विषय है या जो आपका टॉपिक है वह पूर्णतः आपने पढ़ लिया हो, ठीक से समझ लिया हो, तब आपको मॉक टेस्ट पर मूव करना चाहिए। उससे पहले आप पीवाईक्यू को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी पकड़ रख ले रहे हैं, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन ठीक से सही कर ले रहे हैं, सारी चीजें आपको लग रही हैं कि हमने ग्रिप कर लिया है, तब आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट पर। और मॉक टेस्ट देने से आपकी जो तैयारी है दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चैप्टर की, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, उसमें स्पीड, उसमें जो एक्यूरेसी होती है वह मेंटेन होनी स्टार्ट हो जाती है। और फाइनल गोल यही है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ लें तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट का जो प्रक्रिया है वह आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि इसी से आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा जो है कर सकते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट के प्रति इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ जो आपकी स्पीड है, जो आपकी एक्यूरेसी है, वह बहुत ही बेहतर हो सकती है जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे या मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी होना चाहिए। जो प्रश्न गलत हुए उनके पीछे का तर्क क्या है कि वह गलत क्यों हुए, क्या आपने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं था इस वजह से गलत हुए, या फिर आपने सब्जेक्ट को पढ़ा था लेकिन
वह दिमाग में उस समय पॉइंट आउट नहीं हुआ, इस वजह से गलत हुआ, या फिर आपने किसी कारणवश जो है, जो भी कारण रहा हो जिसके कारण आपने उस क्वेश्चन को गलत किया हो, उसका जो है एनालिसिस करना, वह कैसे हुआ। ठीक है, और जब आपको इस बात का स्पष्टीकरण मिल जाए कि आपने इस क्वेश्चन को गलत क्यों किया, तब आपके पास आता है रिवीजन टेक्निक्स। और फिर जो है आपको उन गलत प्रश्नों का रिवीजन करना चाहिए, उन गलत प्रश्नों के बारे में आपको देखना चाहिए और एक इफेक्टिव मेथड ढूंढना चाहिए जिससे आप जो है ठीक से इसका रिवीजन करके फिर से आप एग्जाम जब दें या क्वेश्चन को लगाएं तो उसको सही कर पाएं। वैसे जो रिवीजन टेक्निक्स है यह आपके सब्जेक्ट के साथ भी चलता है कि आपने सब्जेक्ट को पढ़ा, देन आप थोड़ा सा उसका रिवीजन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कल आपकी जो कक्षा होगी वह प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट होगी आपके प्लेटफॉर्म पर। तो अब जब कल आप प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि अगर हम थोड़ा सा ठीक से नहीं ग्रिप कर पाए हैं तो उसका रिवीजन करें, उन सभी पॉइंट्स को देखें जो सर के द्वारा समझाया गया, जो बताया गया। ठीक है, तो रिवीजन टेक्निक्स जो है बहुत बेहतर होनी चाहिए आपकी, और यह जो है सब्जेक्ट के साथ भी और मॉक टेस्ट के बाद भी, दोनों जगह जो है यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इफेक्टिव मेथड्स फॉर रिवीजन एंड जो रिटेनिंग इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए जो रिवीजन टेक्निक्स है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और दोस्तों इन सभी बातों की जो गुड़ बात है वह है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं, उस विषय को इफिशिएंटली मैनेजमेंट उसका होना चाहिए। आप होल सिलेबस को ठीक से जो है ठीक समय अवधि में इसको कवर कर पाएं, यह जो है आपके लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। और यह तभी संभव होता है जब सारी चीज़ों को आप बहुत ठीक ढंग से एक सिंक्रोनाइज वे में और काफ़ी लगन मेहनत के साथ करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करके आप सिलेबस को कवर करें, यह जो है आपके लिए एक बहुत ही लाभप्रद जो है प्रक्रिया होगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास दोस्तों किसी भी सिलेबस, किसी भी एग्जाम या किसी भी जो है तैयारी को ग्रिप करने के लिए जो टेक्निक्स होनी चाहिए, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। फर्स्ट दिन ही मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूं 8130502762। ठीक है, यह मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल करने से बचिएगा। और आपको लगता है कि मुझे सर से कुछ पूछना चाहिए या किसी चीज़ पर डिस्कशन करना चाहिए तो आप निसंकोच इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आई होंगी, आशा कर रहा हूं मैं, और सारी चीज़ों को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे अपने अगली बात पर। ठीक है, यहां पर एक चीज और दिया गया है, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में हिस्ट्री का जो वेटेज है उसके बारे में यहां बात किया गया है कि जो क्रमवार ईयर वाइज हर साल जो प्रश्न पूछे गए वह प्रश्न जो है कितने कितने पूछे गए। ठीक है, क्या होता है कि हमने अभी आपसे एवरेज डिस्कस किया था, यहाँ पर प्रश्नों की प्रवृत्ति आपको थोड़ा सा और ठीक से देखने को मिलेगी। देखिए 2023 तक अपडेट है, 2024 की बात करें अगर तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 13 से 14 प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिले हैं। मुख्यतः अगर हम देखें तो यहाँ पर 2011 से आप नजर डालेंगे तो 11 में 11 प्रश्न हिस्ट्री से, 12 में 19, 13 में 16, 14 में 20, 15 में 17, 16 में 15, फिर उसके बाद 17 में आप देखेंगे तो 14, 18 में 22, 18 में प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी ठीक से बढ़ गई थी, और फिर उसके बाद 19 में 17 देखेंगे, 20 में फिर देखेंगे 20 आपको देखने को मिलती, 21 में 10, 2022 में 14, 23 में 14 और 24 में भी 13-14। तो ऑन एन एवरेज वही आंकड़ा आपको ले देकर मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बारीकी से आप देखिएगा कि जो ट्रेंड है आपके एग्जाम का वह इस प्रकार से आपको प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे
कि हम लोग हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे जो है सारी चीज़ों को हम लोग ग्रिप करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यह कोर्स जरूर आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा जो आपका एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें 3 चरण मुख्यतः आपको देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स, ठीक है, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, यह 3 चरण है और इन तीनों चरणों में आप देखेंगे तो हिस्ट्री आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में जिसका कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें प्रश्नों की संख्या आपने देख ही लिया, उसका वेटेज देख लिया, क्या हिस्ट्री से पूछा जाएगा यह थोड़ा सा समझ लिया। और अब मेंस की बात करें तो मेंस में भी आप देखेंगे तो जो जीएस पेपर फर्स्ट है आपका मुख्य परीक्षा में, जीएस पेपर फर्स्ट है, उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ भारतीय इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को इसके बारे में शायद समझ होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं तो जो आपका साक्षात्कार होता है, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के बाद जब साक्षात्कार होता है तो कई बार आपने सुना होगा कि भारतीय इतिहास खंड से या विश्व इतिहास से प्रश्न पूछे गए। खासकर भारतीय इतिहास की बात करें तो वहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड जो है वह इतिहास विषय का रहा हो या आप ऑप्शनल जो है इतिहास विषय को चुन लिए हो, तो ऐसे स्थिति में आपसे भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछना लाजमी हो जाता है आपके इंटरव्यू में भी। ठीक है, तो आप देखेंगे तीनों जगह इसका एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है इस सब्जेक्ट का। इसके अलावा यह सब्जेक्ट बहुत ही रोचक है, बहुत ही शानदार है। यह सब्जेक्ट आपको एक ओवरऑल अप्रोच देता है कि आप इतिहास के बारे में जानकर, अपने अतीत के बारे में समझकर, आने वाले फ्यूचर में उस प्रकार से होने वाली घटनाएं, उस प्रकार से होने वाली चीजों के बारे में अवगत रहकर ठीक निर्णय ले सकें। ठीक है, तो एक प्रशासनिक भागीदारी जब आपकी होती है समाज में, शासन में, तो आप देखेंगे कि आपके पास हर एक प्रकार की वह स्किल होनी चाहिए जो एक ब्यूरोक्रेट्स में होती है। तो आपसे इसी के कारण ऐसे सब्जेक्ट से या ऐसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके जीवन पर्यंत, आपके जॉब में, आपके सेवा में यह जो है हमेशा मददगार हो। ठीक है, तो इतिहास विषय की बात करें तो यह होल अप्रोच, इसका जो है, जो होल अंडरस्टैंडिंग है, यह आपको एक बहुत ही सुव्यवस्थित व्यक्ति बनाता है, एक बहुत ही जिम्मेदार प्रशासनिक व्यक्ति बनाता है। और आजकल अगर हम लोग भारतीय इतिहास को थोड़ा सा उस नजरिए से समझें तो आजकल इतिहास जो विषय है वह बिल्कुल करंट अफेयर से सेंट्रिक होकर भी जो है जोड़ा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, अभी विगत वर्षों में मैंने एक प्रश्न को देखा, वह एक स्टेट कमीशन का जो है एग्जाम था और वह स्टेट कमीशन जो था वह झारखंड था, झारखंड का स्टेट कमीशन था, जेपीएससी का नाम आपने सुना होगा। और उसके परीक्षा में पूछा गया पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में। और खुदा न खास्ता आप उसी साल अगर न्यूज में देखेंगे तो पार्श्वनाथ पहाड़ी बहुत चर्चा में थी। एक्चुअली पार्श्वनाथ पहाड़ी को टूरिज्म हब बनाने की बात की जा रही थी और वह जो है एक्चुअली आप देखेंगे तो जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनका एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है और उस तीर्थ स्थल को बचाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, केस किया, यहाँ जंतर मंतर में दिल्ली में आप देखेंगे तो धरना दिए और उसके कारण वह पहाड़ी काफी न्यूज में थी पार्श्वनाथ। और होता क्या है कि उसी के बाद स्टेट कमीशन का एग्जाम होता है और स्टेट कमीशन के एग्जाम में उसी पहाड़ी से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है आपसे जरूर बनते हैं। कोई तीर्थ स्थान, कोई स्थल, कोई जो युद्ध स्थल हैं या कोई ऐसा स्थल हो सकता है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो, ऐसे स्थल अगर न्यूज में हैं तो उनसे भी प्रश्न अब सीधे पूछा जा रहा है। अब आप यह नहीं कह सकते कि बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट से रिलेट करके उन प्रश्नों को जो है अब पूछे जाने की प्रक्रिया आप एग्जाम के द्वारा देख रहे होंगे। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी एग्जाम
के पेपर पर या होने वाली परीक्षाओं पर अगर नज़र रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको भारतीय इतिहास विषय कराया जाएगा, उस विषय के संदर्भ में मैं प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में विशेषकर यह बताना चाहूँगा आपको कि उसको हर एक एस्पेक्ट से जो है जोड़कर देखने के बाद ही आपको डिलीवर किया जाएगा, जिससे आपके परीक्षा में कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो उस प्रश्न को सही करने में आप ठीक ढंग से सक्षम हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इतिहास विषय को हमारे साथ जुड़कर तैयार कर सकते हैं और इस विषय से आगामी परीक्षा में जो आपका यूपीएससी का एग्जाम है 2025 का, या यूपीपीसीएस का एग्जाम है, या बीपीएससी का, या किसी भी स्टेट कमीशन का एग्जाम है, उसमें आप लाभ ले सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। दोस्तों इसके अलावा मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एग्जाम में इसका वेटेज है उसी प्रकार से हमने इसको कैटेगराइज भी किया है। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की, तो इसमें हम उतना ही समय देंगे जितना सफिशिएंट हो एंशिएंट हिस्ट्री को ग्रिप करने में, इसी प्रकार मेडाइवल को, इसी प्रकार जो है आपके मॉडर्न को। ठीक है, मॉडर्न को तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसी क्रम अनुसार, ठीक है, जहां पर टॉपिक्स ज्यादा जटिल हैं या एम्फेसाइज कर दिया गया किसी जो है पार्ट पर या सेक्शन पर, तो उसको हम उस तरीके से ग्रिप करेंगे। यह बात बताने का उद्देश्य है कि जैसा कि आपने देखा कि एंशिएंट मेडाइवल के क्वेश्चन की संख्या पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन फिर भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पर देखेंगे तो नेशनल मूवमेंट पर विशेष तौर पर बल दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है जो नेशनल मूवमेंट है उनको हमको ठीक ढंग से जो है पढ़ने की आवश्यकता होगी, अच्छे से समय देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह सेंट्रिक स्पेशलाइज्ड या जो है फोकस्ड है आपके सिलेबस में। तो इन सभी बातों का जो चर्चा होगा वह हम आगामी जो क्लासेस आपकी होंगी, जो आगे कक्षाएं होंगी, उनमें हम ठीक ढंग से करते रहेंगे आपसे। और फिलहाल यह कक्षा आपकी जो है सुबह 10 बजे से कल से आपके प्लेटफॉर्म पर शुरू होगी और 10 बजे से आपकी कक्षा लाइव होगी। लाइव कक्षा में आप जो है ठीक से इसको ग्रिप करेंगे, लाइव कक्षा का आनंद लेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज हो उस टॉपिक के दौरान उसका जो निस्तारीकरण होगा वह मेरे द्वारा आपको जरूर दिया जाएगा। तो इन सभी सुविधाओं का लाभ आपको कहाँ से मिलेगा? उस लाइव सेक्शन में। ठीक है, साथ ही साथ जैसे जैसे हम सिलेबस को ग्रिप करते जाएंगे दोस्तों, तो मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा कि हम जो तैयारी करते समय जो मूलभूत बातें हैं उनको जरूर जो है समझते हुए आगे बढ़ें। जैसे हमको प्राचीन इतिहास में हम जब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या जानना आवश्यक है, मध्यकालीन में, साथ ही साथ जो आधुनिक भारत है। और आप अगर सब्जेक्ट को पढ़ लिए हैं, विषय को पढ़ लिए हैं, टॉपिक को पढ़ लिए हैं, तो उसकी पुस्तकें रिवीजन के लिए क्या हो सकती हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा सोर्स क्या हो सकता है, मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, इन सभी बातों की चर्चा हम क्रमवार उन सभी जो है लेक्चर के उपरांत आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको यह भी डिस्कस करता चलूंगा, जैसा कि मैं प्रायः अपने सभी कक्षाओं में बच्चों को कहता रहता हूं, भारतीय इतिहास की कक्षा की अगर विशेष तौर पर बात करूं, कि आपके पास विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होनी चाहिए। ठीक है, और इस दृष्टिकोण के साथ ही आप जो है किसी चीज का विश्लेषण कर कर ही जो है आप उस सब्जेक्ट को ग्रिप कर सकते हैं। तथ्यों का सिर्फ अध्ययन करके या कुछ घटनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके आप कभी उस सब्जेक्ट को ग्रिप नहीं कर पाएंगे। तो हम जब भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कल से करेंगे तो मैं बार बार आपको यह फोकस करता रहूंगा कि केवल जो तथ्य हैं उनको रटने से आपका काम नहीं होने वाला है इतिहास विषय के बारे में। इसके बजाय जो घटनाएं हैं, जो उन घटनाओं के कारण हैं, जो प्रभाव हैं, ठीक है, जो उनका ऐतिहासिक महत्व है, उन सभी की चर्चा, उन सभी के बारे में ठीक ढंग से ग्रिप करते हुए आपको बढ़ना है। यानी कि जो उसका विश्लेषण करना है, इन सभी पर हम लोग फोकस्ड होकर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार मैं अपने कक्षा में बताऊंगा कि आप भारतीय इतिहास खंड विषय को तैयार करने के लिए या भारतीय इतिहास विषय को तैयार करने के लिए आपको मैप्स की कितनी आवश्यकता है, मानचित्र की कितनी आवश्यकता है। दोस्तों अभी हाल ही के दिनों में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, मैं 2-3 सालों की बात कर रहा हूं, तो आप अगर किसी भी पेपर को उठाकर देखेंगे स्टेट कमीशन के या यूपीएससी के, तो आप पाएंगे कि जो मैप्स है या जो क्रोनोलॉजी है, दो चीजें,
दो चीजें आप ध्यान रखिए, जो मैप्स है, जो क्रोनोलॉजी है, इनसे लगातार प्रश्न जो है बन रहे हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जो हैं वह पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैप्स का अध्ययन आपके पास होगा, ऐतिहासिक मैप्स का, तो आप स्वाभाविक सी बात है उन ऐतिहासिक स्थलों को टारगेट कर पाएंगे और उनके बारे में पूछा जाने वाला जो सवाल होगा उसका सही जवाब आप अपने परीक्षा में दे पाएंगे। इसी प्रकार क्रोनोलॉजी की बात करें तो घटनाओं का जो कालक्रम है आपके परीक्षाओं में खूब लगाने को देता है। अभी हाल ही का एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो आप अगर यूपी पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस है उत्तर प्रदेश का, उसका परीक्षा अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा 2024 का, ठीक है, तो आप पाए होंगे कि उसमें जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए वह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ठीक ठाक से लगाए जाने वाले प्रश्न थे। और जो जिन्होंने ठीक से क्रोनोलॉजी को पढ़ा नहीं था, सेट नहीं किया था, या उन्होंने उस प्रकार से थॉट्स अपना डेवलप नहीं किया क्रोनोलॉजी के प्रति, तो उनके प्रश्न सही नहीं हुए, या तो उन्होंने क्वेश्चन को छोड़ दिया या फिर उन्होंने गलत कर दिया। तो हम आपको यह भी डिस्कस करते चलेंगे कि आपको मैप्स का कैसे यूज करना है, ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल मैप्स का यूज कैसे करते हुए आप इतिहास विषय को तैयार करेंगे, और साथ ही साथ क्रोनोलॉजी के बारे में विशेष तौर पर मैं फोकस्ड होकर आपसे बात करता चलूंगा कि आपको क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको कैसे सेट करके आप इतिहास विषय को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र होगा, जैसा कि मैंने बताया कि आपको तो उससे अध्ययन करना ही है, और साथ में मैं भी आपके साथ लगकर उसके बारे में डिस्कस करते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आपकी तैयारी को और सुदृढ़ करते हुए आगे ले जाऊंगा। इसी प्रकार आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि आपके पास नोट्स बनाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कैसे आप नोट्स को तैयार करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे कि पढ़ते समय किन किन जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको फोकस्ड होना है, ठीक है, और उन बिंदुओं को आप नोट करके जब आप रिवीजन की प्रक्रिया अपनाएंगे तो बहुत ही सरल होगा आपके सब्जेक्ट को ग्रिप करना। इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसी प्रकार मॉक टेस्ट का रिवीजन, फिर समसामयिक घटनाओं से जोड़कर कैसे हम पढ़ेंगे, इतिहास को वर्तमान घटनाओं और जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको जोड़कर कैसे जो है थोड़ा समझ सकते हैं हम लोग, इन बातों पर भी हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, इन बातों पर भी मैं फोकस्ड होऊंगा। और इसके साथ साथ यह जो मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लेखन की प्रक्रिया होती है इसके लिए काफ़ी मदद होती है, तो हम लोग जब मेंस के लिए हिस्ट्री को टारगेट करेंगे तो इस पर और फोकस्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ समय प्रबंधन की भी बात करेंगे कि इतिहास की तैयारी के लिए दोस्तों एक समय सारणी बनाएं और उस समय सारणी का पालन आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास के लिए समय को कैसे आपको डिवाइड करना है, कैसे पढ़ना है, इन सभी बातों का जिक्र हम लोग अपने कक्षाओं में करेंगे। फिर संदर्भ इसका लेंगे कि कौन सी पुस्तकें और कौन से संसाधन आपके लिए और महत्वपूर्ण हो सकते हैं इतिहास विषय को ठीक ढंग से अप्रोच करने के लिए। और लास्टली मैं आपको आपके आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखूंगा कि आपका आत्मविश्वास इस सब्जेक्ट के प्रति कम ना होने पाए और ठीक ढंग से आप इस सब्जेक्ट को तैयार कर पाएं। ठीक है, तो आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जिन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी होगी कक्षा के दौरान उसको जरूर मैं जो है फोकस्ड होकर आपसे डिस्कस करूंगा कि आपका आत्मविश्वास इस सब्जेक्ट के प्रति, इस एग्जाम के प्रति ठीक ढंग से बना रहे, और उन सभी मुद्दों को, उन सभी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम भारतीय इतिहास जो विषय है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि नियमित अभ्यास और सही दृष्टिकोण आपको किसी टीचर के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो आप उस सब्जेक्ट को, उस विषय को इतना अच्छा तैयार कर सकते हैं कि मानो आपके एग्जाम में कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको बहुत ठीक ढंग से सही कर पाएंगे। ठीक है, तो वह सारा अप्रोच आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ इस कक्षा के माध्यम से, और आप निसंकोच जो भी आपको पूछना हो हमारी कक्षा में पूछ सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, एक मित्र के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक मेंटोर के रूप में, और इसके लिए आप लोगों को ओपन छूट है। साथ ही साथ अगर किसी भी और विषय पर आपको समस्या होगी तो उसके लिए भी मेरी समझ जहां तक उस विषय पर होगी मैं आपकी मदद करूंगा। तो इसी के साथ मैं अपने बात को यहीं विराम करना चाहूँगा, और कल की कक्षा से आप लोग जुड़ेंगे मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ, और इस कोर्स का लाभ आप लोगों को
जरूर मिलेगा अगर आप इस कक्षा से जुड़कर हमारे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी, हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट को तैयार करके आप अगर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दिव्य IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।